बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं जी? तो आपने पूल वन के क्वेश्चंस कर लिए होंगे यकीनन, और कुछ प्रोफिशिएंसी भी होगी। चलें, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। उन लोगों के लिए जो डायरेक्टली वीडियो कहीं से सर्च कर रहे हैं या एक्सप्लोर कर रहे हैं और उन्होंने अगर पूल वन के क्वेश्चंस जो हैं उनको नहीं देखा या नहीं अटेम्प्ट किया, तो हम आपके साथ लिंक शेयर कर रहे हैं। पूल वन हमने बनाया था 40 क्वेश्चंस का, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा। वो क्वेश्चंस बिल्कुल डिफरेंट हैं इन क्वेश्चन से, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है। तो हम आपके साथ लिंक शेयर कर रहे हैं, तो काइंडली पहले या बाद में उनको ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा, बिकॉज हमारा आइडिया ये था कि हम आपके साथ 120 क्वेश्चन शेयर करें ताकि आप तैयार होकर और पूरा अतमाद होकर अपना एग्जाम जो है वो अटैम्प्ट करें। ओके जी, गाइडलाइंस हमारी वही हैं जो लोग जिन्होंने पहले पूल अटैम्प्ट किया उनको पता है। नए लोगों के लिए हम एक दफ़ा फिर मुख्तसर सा अर्ज़ कर देते हैं कि वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल रेडी हैं, यानी वो अटैम्प्ट करने के लिए बैठे हैं या देख रहे हैं, तो वो सवाल को पढ़ें, अपना वीडियो पॉज कर लें और उसके बाद फिर हल करें और उसके बाद फिर प्ले करके अपना आंसर जो है वो चेक कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता जो स्टूडेंट्स मैच तैयारी की गर्ज से देख रहे हैं तो वो कॉन्टीन्यूसली देखते जाएं, और साथ में अगर कोई कॉपी पेंसिल आप रख लें या क्लिफ नोट्स वगैरह लेते जाएं तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा आपकी तैयारी के लिए। और तीसरी चीज़ हमने ये देखी थी और हम इसको आज भी कंटिन्यू करेंगे, वो ये है कि अगर हम क्वेश्चंस को डायरेक्टली आंसर नहीं कर पाए या उनकी जो ऑप्शंस गिवन है उसमें से कोई एक क्विकली पिक नहीं कर पाए, तो फिर हम क्वेश्चन को तो समझ लेंगे और कोशिश करेंगे कि हम आंसर के ऑप्शंस में से एक एक करके एलिमिनेशन जो है वो स्टार्ट करें, ताकि एटलीस्ट आखिर में कुछ हम देखें कि हमारे पास क्या ऑप्शन बन रही है, और यूँ हमें फिर शायद क्वेश्चन की जो सही ऑप्शन है वो सेलेक्ट करने में हमारी मदद मिल सके। तो ये 3 गाइडलाइंस हैं क्विकली जी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट विल बी द करेक्ट सिंटैक्स टू असाइन एन अरे नेम्ड माई अरे ऑफ 5 एलिमेंट्स टू अ पॉइंटर पीटीआर। हमारे पास एक अरे है, उसका नाम माई अरे है, 5 एलिमेंट्स है उसके, यानी हम चाह रहे हैं कि हमारा जो पीटीआर पॉइंटर है वो हमारी अरे को पॉइंट करना स्टार्ट कर दे। तो सबसे पहली ऑप्शन देखिएगा, पीटीआर के लेफ्ट साइड पे लिखी हुई एस्टेरिस्क। तो एस्टेरिस्क तो आपको पता है वैल्यू के लिए होती है, तो इसका मतलब है ये ऑप्शन तो हमारी नहीं हो सकती। द राइट ऑप्शन इज बी, पीटीआर इज इक्वल टू माई अरे, यानी अरे का जो नाम है वो अरे के पहले एलिमेंट के लिए क्या है, एक पॉइंटर की तरह काम करता है। पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है और वही हमने लेफ्ट साइड पे किसको दे दिया है, पीटीआर पॉइंटर को। तो यही हम ऊपर कह रहे हैं कि हम अपनी अरे को पीटीआर पॉइंटर को यानी असाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन ठीक है। इसमें भी एस्टेरिस्क है, ये भी ठीक नहीं हो सकती। और दूसरी यहाँ पे आपने पूरी अरे लिख दी है, यानी माई अरे 5, तो ऐसा नहीं हो सकता कि 5 एलिमेंट्स जो है वो आपको इस तरह एक ही पॉइंटर को असाइन कर दें, ऐसा भी मुमकिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ अ पैरामीटर कैन बी प्रोवाइडेड इनसाइड। आपको पता है फंक्शंस को हम पैरामीटर्स पास करते हैं, तो एक ऑप्शन होती है डिफॉल्ट पैरामीटर्स की, यानी कि डिफॉल्ट कोई हम वैल्यू दे देते हैं। अब ये डिफॉल्ट पैरामीटर हम पास कर सकते हैं फंक्शन को प्रोटोटाइप के वक्त, सिर्फ प्रोटोटाइप में पास तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोटोटाइप में ही करते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगी। फंक्शन की डेफिनेशन के वक्त, हाँ, फंक्शन की जब हम डेफिनेशन लिखते हैं मेन से बाहर आके नीचे, तब भी हम पैरामीटर लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फंक्शन की डेफिनेशन में ही लिखते हैं, नहीं, इसके अलावा भी हम कर सकते हैं। बोथ इन प्रोटोटाइप एंड डेफिनेशन, जी बिल्कुल ऐसा ही है कि हम डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, चाहे हम ऊपर फंक्शन की प्रोटोटाइप मेन से जो ऊपर लिखते होते हैं ये डिक्लेरेशन, तब भी हम डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं किसी पैरामीटर की, और चाहे तो हम फंक्शन की डेफिनेशन में दे सकते हैं, और नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस तो नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाली ऑप्शन हमारी बिल्कुल ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन जो है ना वो हमारी बिल्कुल ठीक है कि फंक्शन को उसकी प्रोटोटाइप में या डिक्लेरेशन में या फिर उसकी डेफिनेशन में, इन दोनों जगहों पे हम डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं फंक्शन की किसी भी पैरामीटर की, चाहे एक या एक से ज्यादा। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट पर्पस डू क्लासेस सर्व, कि क्लासेस जो है वो क्या काम करती हैं। देखिए, सबसे पहली ऑप्शन यहाँ पे गिवन है डेटा इनकैप्सुलेशंस की। क्लासेस डेटा इनकैप्सुलेट करती हैं, जो क्लासेस ने प्राइवेट के कीवर्ड से उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं। इन द वर्ड आप उसको यानी रिजर्व करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, आप कुछ भी कह लीजिए समझने के लिए। उसके बाद आपके पास क्या है जी, प्रोवाइडिंग कन्वीनियंट वे ऑफ मॉडलिंग रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स। तो ऐसा ही होता है, आपने देखा होगा कि आपने अगर स्टूडेंट को, यानी रियल वर्ल्ड एंटिटी है, आपने उसका एक मॉडल बनाया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो आपने स्टूडेंट की क्लास क्रिएट कर ली। इसी तरह कार हो सकती है और इसी तरह कुछ भी और ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। रियल एग्जांपल लें तो अकाउंट नंबर हो सकता है, आपका यूज़र नेम हो सकता है, आपका ईमेल एड्रेस हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, एक इनवाइस हो सकती है, एक ट्रांजैक्शन हो सकती है। तो ये बिल्कुल दूसरी बात भी ठीक है कि हम रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ को लेके क्या करते हैं, अपनी इस कॉन्सेप्ट में क्लासेस में उनको मॉडल कर लेते हैं।
सिंप्लीफाई कोड रीयूजेबिलिटी, ये भी बिल्कुल ठीक है कि आपने एक दफ़ा फंक्शन लिख दी है और आप चाहे 2 ऑब्जेक्ट बनाएं चाहे 200 ऑब्जेक्ट बनाएं, वो ऑब्जेक्ट्स ने एक ही दफ़ा लिखे हुए फंक्शंस को एक्सेस करना है, यूज़ करना है। वो प्रिंट का है, ऐड नंबर्स का है, वो अपडेट अकाउंट का है, वो अपडेट पासवर्ड का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये कोड रीयूजेबिलिटी भी है। इट मीन्स द ऑप्शन नंबर 4 कि ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस ये बिल्कुल ठीक हैं, तो ये वाली ऑप्शंस क्या होगी आपकी, करेक्ट होगी फॉर द केस ऑफ क्लास। क्वेश्चन नंबर 4 है द न्यू ऑपरेटर इज यूज्ड टू एलोकेट मेमोरी फ्रॉम द फ्री स्टोर ड्यूरिंग। अब आपको पता है न्यू जो है उससे आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कर लेते हैं, लेकिन ये प्रोसेस कब होता है, क्या कंपाइल टाइम के ऊपर होता है? देखिए कंपाइल टाइम के ऊपर तो अभी आपने कहीं आगे जाके स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होनी है, न्यू इंटीजर 4 5 जो भी है, तो कंपाइल टाइम के ऊपर ये नहीं होती है। रन टाइम के ऊपर बिल्कुल ऐसी बात ही है, क्योंकि अभी हम कह रहे हैं कि वो जहां जहां जिस वक्त जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है वो मेमोरी एलोकेट करवा रही है, इसीलिए इसको कहा जाता है डायनेमिकली। तो डायनेमिकली का जो लफ्ज है वही बता रहा है हमें कि जब जरूरत है तब डायनेमिक जो है वो मेमोरी एलोकेट हो रही है, और अगर डायनेमिकली उस वक्त मेमोरी एलोकेट हो रही है जब जरूरत है, तो इसका मतलब ये है कि रन टाइम के ऊपर, ये रियल टाइम के ऊपर हो रही है। लिंक भी क्या होता है, कंपाइल के बाद वाला प्रोसेस है। जब आप कंपाइल करते हैं आपका पीस ऑफ कोड और कुछ और लाइब्रेरी फंक्शन या वहां से कुछ पीस ऑफ कोड वो लिंक होता है, फिर आपकी मेरी जो फाइल गिवन होती है उसकी एग्जी फाइल क्रिएट होती है और फिर वो रन होती है। तो ये भी रन से पहले का प्रोसेस है, नहीं इसमें भी नहीं हो सकता। और चूंकि 1 हमने ऑप्शन ले लिया है तो इसलिए नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस भी नहीं हो सकता। तो डायनेमिक का लफ्ज जो है ना वो आपको एक्चुअली बता रहा है यहाँ पे कि ये काम रन टाइम पे हो रहा होता है। तो रन टाइम पे न्यू का ऑपरेटर आपकी मेमोरी को एलोकेट कर रहा होता है, कीप से या फ्री स्टोर से। क्वेश्चन नंबर 5, when an object of a class is defined inside another object, then what is the right sequence from the given below options? Again keywords पे आपने फोकस करना है। एक ऑब्जेक्ट है क्लास का, वो किसी और क्लास के अंदर डिफाइन है, ये आप अपने ध्यान में रखना है। तो सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले देखिए वो कह रहे हैं कि डिस्ट्रक्टर ऑफ एनक्लोजिंग, इसका मतलब क्या होगा, जो आपकी आउटर क्लास है, आउटर क्लास का डिस्ट्रक्टर जो है वो पहले कॉल होगा। अगर वो पहले कॉल हो जाता है तो बिल्कुल सब कुछ खत्म हो जाता है, आप समझ लीजिए। तो जो इनर क्लास है या जो ऑब्जेक्ट उस क्लास के अंदर पड़ा हुआ था वो तो कहीं फिर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसको करना भी नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यह है कि अगर बाहर वाली आपकी जो क्लास है, जो उसका ऑब्जेक्ट जिसके अंदर वो आपकी इनर वाला ऑब्जेक्ट था, अगर बाहर वाली क्लास डिस्ट्रक्ट होती है तो अंदर वाली क्लास का ऑब्जेक्ट तो कहीं नहीं रहेगा, तो पहले वो नहीं हो सकता। द डिस्ट्रक्टर ऑफ द इनर ऑब्जेक्ट विल बी कॉल्ड फर्स्ट, ये बिल्कुल ठीक है, ये पहले उसका ही डिस्ट्रक्टर ऑफ कॉल होगा, इनर क्लास का वो पहले डिस्ट्रॉय होगा और उसके बाद फिर बाहर वाली जो आपकी क्लास है मेन, जो इनक्लोजिंग क्लास है या आउटर क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट जो है वो फिर डिस्ट्रॉय होगा। बोथ सिमल्टेनियसली नहीं हो सकते, और एनी कोई भी ऑप्शन तो नहीं है ना, ये तरतीब ही नहीं है, यानी ये सीक्वेंस ही नहीं है कि किसी तरह से भी आप कर लें, इधर से शुरू हो जाए राइट से या लेफ्ट, नहीं, एक ऑर्डर है, एक तरतीब है, एक प्रोसेस है, आपको उसको फॉलो करना है, उसका मैकेनिज्म ही यही है। एक ऑब्जेक्ट किसी और क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर है तो वो पहले डिस्ट्रॉय होगा इनर वाला, और उसके बाद फिर आउटर वाला डिस्ट्रॉय होगा। इसका मतलब इनर वाले का डिस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा और आउटर जो क्लास है उसके ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रक्टर बाद में कॉल होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है द न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड विद डैश एंड डेटा टाइप्स एज वेल। ऑप्शंस हमारे पास क्या है जी, कि हमारे पास न्यू एंड डिलीट हम प्राइमिटिव डेटा टाइप्स या बिल्ट इन डेटा टाइप्स के लिए तो यूज कर सकते हैं और कर रहे हैं, कर लेते हैं। बाकी वो कह रहे हैं कि इनके साथ आप यूज कर सकते हैं, क्लासेस के साथ और ऑब्जेक्ट्स के साथ, अच्छा स्ट्रक्चर्स के साथ और पॉइंटर्स के साथ, बोथ क्लासेस एंड स्ट्रक्चर्स, नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस। देखिए न्यू और डिलीट जो है ना वो हम अपने क्लासेस के साथ तो यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट्स के साथ तो नहीं यूज करते। अच्छा हम क्लासेस के ऑब्जेक्ट जरूर बनाते हैं, लेकिन जो न्यू और डिलीट का कीवर्ड है वो हम अपनी क्लास के साथ कर रहे होते हैं। इसी तरह स्ट्रक्चर के साथ तो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन पॉइंटर्स को हम यानी क्रिएट कर रहे होते हैं, पॉइंटर्स को तो हम डिक्लेयर करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, फिर उनको असाइन करते हैं। हाँ अलबत्ता हम क्लास के साथ यूज करते हैं और स्ट्रक्चर के साथ यूज करते हैं, यानी क्लास का भी ऑब्जेक्ट होता है, स्ट्रक्चर का भी ऑब्जेक्ट होता है। हम क्लास का ऑब्जेक्ट भी न्यू से क्रिएट कर देते हैं, स्ट्रक्चर का भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम न्यू और डिलीट बिल्ट इन डेटा टाइप्स के साथ साथ या उनके अलावा क्लासेस और स्ट्रक्चर के लिए यूज कर सकते हैं, और ये तो फिर ऑटोमेटिकली गलत होगी, क्योंकि आप अगर ऊपर ऑप्शन ले रहे हैं बोथ क्लासेस एंड स्ट्रक्चर, उनके साथ आप न्यू और डिलीट यूज कर सकते हैं, तो फिर नन ऑफ द गिवन ऑप्शन जो है वो अल्टीमेटली क्या होगा, या ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट या गलत हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 है द EOF एंड ऑफ फाइल है आपके पास, बैड है, गुड है, क्लियर है, ये सारे क्या हैं? क्लासेस हैं। देखिए क्लासेस तो नहीं है, क्लासेस तो यूजर डिफाइंड होती हैं, और ये चूंकि कुछ लग रहा है कि ये बिल्ट इन या कुछ नेटिव या लैंग्वेज के कुछ अपने रिजर्व फंक्शंस या कुछ चीज़ें हैं, लैंग्वेज की कुछ अपनी रिजर्व चीज़ें हैं, नाम से लग रहा है हमें, क्योंकि हमने ये कहीं नहीं कहा कि ये यूज़र ने क्रिएट की है, तो दीज आर नॉट क्लासेस। और दूसरी बात, क्लासेस जो है वो आपकी करली ब्रेसेस से लिखी जाती हैं, और ये देखिए ज़रा ये किस तरह से लिखा हुआ है, सारे आपके ये पैरेंथेसिस के, तो ये तो क्लासेस नहीं है। पहली बात तो ये फंक्शंस हैं, अब फंक्शंस हो सकते हैं क्योंकि फंक्शंस को हम ऐसे लिखते हैं, ऑपरेटर नहीं, ऑपरेटर भी नहीं है हमारे पास। ऑपरेटर हमने सारे देखे हैं, प्लस माइनस, इंसर्शन का, एक्सट्रैक्शन का, इक्वल टू का, यूनरी भी, सारे के सारे। और मैनिपुलेटर्स आपको याद होगा शायद कि आपने जो मैनिपुलेटर्स पढ़े थे, देखे थे, उनके साथ ये पैरेंथेसिस यूज़ नहीं होती, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये फिर क्या हुआ, फंक्शंस हुए। आप अगर ध्यान दें, आपको शायद याद हो, तो ये वैसे भी फंक्शंस ही हैं। एंड ऑफ फाइल आपको याद होगा, फाइल स्ट्रीम हमने देखा था कि एंड ऑफ फाइल इज़ अ फंक्शन जो कि आपकी IF स्ट्रीम यूज़ करती है। तो IF स्ट्रीम का जो आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो डॉट एंड ऑफ फाइल, इसीलिए बाकी सारे भी क्या हैं, ये फंक्शंस ही हैं। ये क्लास भी नहीं है, ऑपरेटर भी नहीं है, और मैनिपुलेटर्स तो नहीं हैं बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 8, द ऑपरेटर फंक्शन ओवरलोडेड फॉर एन असाइनमेंट ऑपरेटर मस्ट बी। आसान लफ्ज़ों में, असाइनमेंट ऑपरेटर को अगर आपको ओवरलोड करना हो तो उस फंक्शन को कैसा बनाना पड़ेगा आपको, ये कैसा होना चाहिए? नॉन मेंबर फंक्शन होगा? नहीं, क्योंकि डेफिनेशन नहीं कहती। अगर आप डेफिनेशन, आपको जिन लोगों को याद होगी है या याद है, तो वो पहला क्विकली एलिमिनेट कर पाएंगे, ये करेक्ट है। मेंबर फंक्शन, जी बिल्कुल यही डेफिनेशन है। द असाइनमेंट ऑपरेटर मस्ट बी ए मेंबर फंक्शन, लैंग्वेज की ये डेफिनेशन है, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर रूल्स हैं जो नॉन मेंबर के केस में फॉलो नहीं होते, तो इसलिए इसको मेंबर होना चाहिए। इफ़ इट इज़ ए मेंबर तो ये फ्रेंड भी नहीं होगा, नॉन मेंबर भी नहीं होगा, ठीक है। असाइनमेंट का जो ऑपरेटर है वो ओवरलोड होगा मेंबर फंक्शन से। क्वेश्चन नंबर 9, इन द मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट, हमको पता है इनिशियलाइजर लिस्ट होती है जब आप क्लास के ऑब्जेक्ट्स जो है वो बना रहे होते हैं, और इवन कंस्ट्रक्टर के साथ भी यूज कर सकते हैं। द डेटा मेंबर्स आर इनिशियलाइज्ड, तो इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं और उस क्लास के जो डेटा मेंबर्स हैं, जैसे स्टूडेंट आईडी हो सकती है, नेम हो सकता है उसका, और कुछ सेमेस्टर नंबर हो सकता है, एक्सेट्रा, या कुछ भी और चीज़ें हो सकती हैं। तो जो भी ऑब्जेक्ट बन रहा है उस क्लास के जो भी आपकी डेटा मेंबर्स हैं, उन्होंने इनिशियलाइज होना है थ्रू इनिशियलाइजेशन लिस्ट या इनिशियलाइजर लिस्ट। तो वो कैसे होंगे इनिशियलाइज? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लास के ऑब्जेक्ट के केस में ये ज़रूरी नहीं है, फंक्शन के केस में तो हमने कहा था ये ज़रूरी है, क्लास के ऑब्जेक्ट के केस में ज़रूरी नहीं है कि लेफ्ट से राइट ही हूँ। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट का ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। फंक्शन के केस में भी राइट लेफ्ट तो करते नहीं है। इन द ऑर्डर विच दे आर डिफाइंड इन द क्लास, ये अहम बात है। जिस ऑर्डर में, जिस तरतीब से ये डेटा मेंबर जो आप इनिशियलाइजेशन लिस्ट से अभी इनिशियलाइज करवा रहे हैं, ये क्लास में जिस ऑर्डर से डिफाइन है, वही ऑर्डर यहाँ से इनिशियलाइजेशन लिस्ट में आपको पास करना होगा, और उसी ऑर्डर पे इनिशियलाइजेशन होगी। कैन बी इनिशियलाइजेशन इन एनी वे, इसका मतलब कोई ऑर्डर नहीं है, तो ये भी गलत है। द राइट ऑप्शन इज इन द ऑर्डर इन विच ये डेटा मेंबर जो आप क्लास के हैं, जो हमने डिफाइन किए हैं, ये क्लास में डिफाइन हुए हैं, वही ऑर्डर जो आप फॉलो होगा इन आवर इनिशियलाइजेशन लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ ए फ्रेंड फंक्शन आउटसाइड द क्लास डिक्लेयर्स इटसेल्फ फ्रेंड, तो क्या होता है, क्या चीज वायलेट होती है, क्या कॉन्सेप्ट वायलेट होता है? आपने और मैंने अभी देखा कि क्लास की जो बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें यह है कि वो डेटा हाइड करती है, बाहर की दुनिया से इनकैप्सुलेट करती है। अगर वो इनकैप्सुलेट कर रही है तो इसका मतलब यह फ्रेंड फंक्शन तो एक क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। इंपॉर्टेंट चीज जो आपने याद रखनी है यहाँ पे, इन दिस केस, एक तो इनकैप्सुलेशन जो है वो वायलेट हो जाएगी, और दूसरी क्या हो जाएगी, डेटा हाइडिंग। ऐसी सूरत में क्लास ए क्लास बी के डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकती है। तो जो कॉन्सेप्ट था कि हमने डेटा मेंबर्स हाइड करने हैं और इनकैप्सुलेट करने हैं, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे वायलेट हो रहा है। तो ऑप्शन बी जो है ये आपकी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11, विद यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, हमारे पास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं, वो कोई भी स्ट्रक्चर भी हो सकता है, क्लास भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्लास की बात हो रही है। तो हमारी कोई यूजर की क्लास है, उसका कोई हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, और उस ऑब्जेक्ट को हम यूज करके क्या कर रहे हैं, सेल्फ असाइनमेंट। सेल्फ असाइनमेंट के केस में क्या होगा जी, देखिए सेल्फ असाइनमेंट का केस आपको पता है कि ये हो सकता है कि आपने एक ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया क्लास का,
फिर आपने मिसाल के तौर पे आसान एग्जांपल लीजिए, एक पॉइंटर आपने डिक्लेयर कर दिया और वो पॉइंटर उस ऑब्जेक्ट को क्या करा दिया, पॉइंट करवा दिया, यानी वो पॉइंटर आपने क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करवा दिया और नीचे की जाके गलती से आपसे लिखा गया कि द पॉइंटर डी रेफरेंस हो और दोबारा उसी ऑब्जेक्ट के अंदर चला जाए, तो ये क्या है, सेल्फ असाइनमेंट है। तो सेल्फ असाइनमेंट जो है, इससे प्रोग्राम का बिहेवियर टोटली अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। तो ये इनफैक्ट क्या है, एक लॉजिकल एरर है, यानी आपको अलाउ तो किया जाता है, ये स्टेटमेंट सिंटैक्स की हद तक तो ठीक है, आप लिख सकते हैं, लेकिन इससे प्रोग्राम का बिहेवियर गलत हो जाता है, ख़राब हो जाता है, अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। यू डोंट नो कि उसके बाद आपको क्या होगा, आपके प्रोग्राम में आउटपुट्स बिल्कुल यानी वो नहीं मिलेंगी आपको जो आपने एंटीसिपेट की थी। तो सिंटैक्स की हद तक तो ये ठीक है, लेकिन ये क्या है, लॉजिकल एरर है। 12 है, द ओवरलोडेड डिलीट ऑपरेटर फंक्शन टेक द पैरामीटर ऑफ वाइड पॉइंटर एंड रिटर्न्स। देखिए हमारा जो डिलीट का ऑपरेटर है वो जब ओवरलोड हो या ओवरलोड होता है वो वाइड पॉइंटर लेता है और रिटर्न क्या करता है। आप एक मिनट के लिए सोचिए कि डिलीट करता क्या है। जब आप डिलीट कॉल करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट डिलीट करता है और उसके बाद मेमोरी यानी वो फ्री कर देता है। अब जब मेमोरी फ्री करता है तो उसे क्या कुछ ज़रूरत है रिटर्न करने की, तो मेमोरी फ्री कर दी है, उसने कुछ भी रिटर्न नहीं करता। हाँ, न्यू के कीवर्ड ने मेमोरी एलोकेट करनी होती है, तो वो मेमोरी एलोकेट करके एक एड्रेस ला के आपके पॉइंटर को देता है कि ये देखिए यहाँ मैंने मेमोरी क्रिएट कर दिया है। उसकी रिटर्निंग टाइप की समझ आती है कि होनी चाहिए, और एक उसको एड्रेस देना चाहिए, एक उसको रेफरेंस रिटर्न करना चाहिए, वो रिटर्न करेगा। डिलीट ने तो जाकर डिलीट करके मेमोरी फ्री कर देनी है, तो इसका मतलब है कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, मतलब ये इसकी रिटर्निंग टाइप क्या होगी, वाइड हो। बाय डेफिनेशन ये है कि उसने मेमोरी डिलीट कर दी, डिलीट के ऑपरेटर ने, और उसके बाद इट हैज़ नथिंग टू डू, उसे वापस आके कोई चीज़ देनी, क्योंकि जब डिलीट कर दी है मेमोरी आपने फ्री कर दी है, जो आपके पास है वो आपने रिलीज कर दी है रिसोर्सेज। नो, इट हैज़ नथिंग टू पॉइंट टू, इट हैज़ नथिंग टू रिटर्न टू। उसके पास कोई चीज़ नहीं है कि वो वापस आके बताए, दे, रिटर्न करे, शेयर करे, नहीं। ठीक है, तो इसलिए क्या है, वाइड रिटर्न करता है। 13 है, द फंक्शनैलिटी ऑफ द फाइल स्ट्रीम फंक्शन सीक जी एंड राइट। ये दो फंक्शंस दिए हुए हैं, एक सीक जी दिया हुआ है और एक राइट, आपने दोनों पढ़े हैं फाइल हैंडलिंग के चैप्टर्स में, आपने देखा होगा ये दोनों फंक्शंस अवेलेबल हैं। तो पूछा गया कि इनकी फंक्शनैलिटी जो है ये क्या है, दरअसल सेम है, नहीं बिल्कुल सेम नहीं है। सीक जी आपने जो नेक्स्ट कैरेक्टर रीड करना है फाइल के अंदर से, वो कर्सर पोजीशन रिटर्न करता है, और राइट जो है वो आपका क्या करता है, आप उसको कोई ब्लॉक साइज, बफर साइज देते हैं और उसके बाद फाइल के ऊपर राइट करता है वो। तो एक रीड करने में, यानी सीक जी रीड करने के लिए जो कर्सर पोजीशन है वो रिटर्न कर रहा है, और राइट जाके फाइल के ऊपर राइट कर रहा है। तो दोनों क्या है, इंटायरली डिफरेंट है इन देयर फंक्शनैलिटीज, सेम नहीं है। द टू नेम्स ऑफ द फंक्शंस, यानी काम एक या नाम दो है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और ऐसा है भी नहीं, और नन ऑफ द अबव भी नहीं है। तो हमारे पास ये दोनों जो फाइल हैंडलिंग के फंक्शंस हैं, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, अलग अलग फंक्शनैलिटी है दोनों की। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन फंक्शंस दैट रिटर्न्स अ रेफरेंस यूज डैश वेरिएबल। देखिए वो फंक्शंस जो कोई रिटर्न करते हैं रेफरेंस, उनके वेरिएबल्स का स्कोप क्या होना चाहिए, आपको याद होगा ये स्कोप आइडेंटिफायर आपने पढ़ा होगा। तो उनका स्कोप क्या होगा, हमारे उन आइडेंटिफायर्स का या वेरिएबल्स का स्कोप क्या होगा, लोकल नहीं हो सकता। आप पूछेंगे क्यों, एक फंक्शन से आपने कुछ काम किया है और अब इस फंक्शन ने एक एड्रेस रिटर्न करना है, एक रेफरेंस रिटर्न करना है, और उस फंक्शन के अंदर अगर आप लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो जैसे ही वो फंक्शन ख़त्म होगा उसका स्कोप ख़त्म होगा। ये लोकल वेरिएबल चूंकि फंक्शन के अंदर था, इसलिए जैसे ही वो फंक्शन ख़त्म हुआ ये वेरिएबल भी ख़त्म, और आपको तो ये रेफरेंस चाहिए क्योंकि आपने प्रोग्राम में आगे इस्तेमाल करना है, तो ये लोकल तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ग्लोबल का अलबत्ता आप कह सकते हैं कि आपका जो ग्लोबल वेरिएबल है उसका स्कोप होता है थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, तो ये ऑप्शन हो सकती है। ग्लोबल आर स्टैटिक, जी बिल्कुल, स्टैटिक जो वेरिएबल्स हैं उनका भी जो लाइफ टाइम स्पैन है वो आपका स्प्रेड करता है थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो ग्लोबल और स्टैटिक ये दोनों हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं। खाली ग्लोबल स्टैटिक ना होता तो शायद हमारे केस में यहाँ ग्लोबल ठीक था, तो ग्लोबल भी ये काम कर सकता है, और अगर एक वेरिएबल का स्कोप स्टैटिक है वो भी ये काम कर सकता है कि आप उसको रेफरेंस रिटर्न करवा सकते हैं और फिर डाउन द रोड पूरे प्रोग्राम में जहाँ वो चाहिए आपको यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब है जी नन ऑफ द अबव ऑप्शंस ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि वी हैव पिक्ड वन, ग्लोबल आर स्टैटिक इन दिस केस।
क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ फॉलोइंग सिंटैक्स टू डिलीट एन एरे ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स, नेम माई एरे। अब आपने क्या करना है, माई एरे की एक एरे है, उसके अंदर 5 एलिमेंट है, उनको आपने क्या करना है, डिलीट करना है। नीचे सिंटैक्स लिखा है, वो क्या कर रहा है बेसिकली, डिलीट माई एरे, ये हमारी स्टेटमेंट है। तो हमें देखना है कि ये स्टेटमेंट बेसिकली क्या करिए। ओके, एक मिनट ज़रा अगर आप ध्यान से देखें तो ये एरे है। आप दोबारा इसको ज़रा क्वेश्चन की स्टेटमेंट को फोकस करें, एरे ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ तो लिखा हुआ है डिलीट माई एरे, सिर्फ नाम लिखा हुआ है। तो आपको पता है एरे डिलीट करनी हो तो यहाँ माई एरे से पहले क्या आना चाहिए था, स्क्वायर ब्रैकेट्स। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स मिस है, इसका मतलब ये डायरेक्टली ये क्या है, दिस वुड बी अ रिजल्ट इन सिंटैक्स एरर। आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आपने ध्यान से पढ़ लिया कि सिंगल ये कोई एक वेरिएबल होता तो हम इसको डिलीट माई वेरिएबल करके डिलीट कर देते, बट दिस इज एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स और वो 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो डिलीट के बाद एरे का क्या आना चाहिए था, सिंबल आना चाहिए था या साइन आना चाहिए था। स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं है यहाँ पे, इसलिए क्या होगा, कंपाइलर आपको सिंटैक्स एरर दे देगा। ओके, 16 है जी, डैक, हैक्स, एनॉक्ट। ये तीनों क्या चीज़ें हैं, मेंबर फंक्शंस हैं। फंक्शन के बाद पैरेंथेसिस होती हैं, इनके बाद बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद ऑब्जेक्ट्स ऑफ इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है, नहीं वो सी इन और सी आउट होते हैं। पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर। अच्छा, एक चीज़ आपको शायद बाय डेफिनेशन, जिन लोगों को कुछ थोड़ा सा ये चैप्टर याद है उनको समझ आ गई कि ये हैं तो मैनिपुलेटर्स, लेकिन क्या ये पैरामीटराइज्ड हैं? देखिए, पैरामीटराइज्ड अगर होते तो आपके पास कहीं ना कहीं ये पैरेंथेसिस लिखी होती इनके बाद। तो ये थोड़ी सी डेफिनेशन भी अगर आप देखें तो आपको लग रहा होगा कि ये तो सिर्फ क्या करते हैं, अ काइंड ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम अ नंबर टू अनदर, क्योंकि ये हमारी डेसिमल है, हेक्साडेसिमल है, ऑक्टल है, ये रिप्रेजेंटेशन हमारी नंबर्स की। तो ये क्या है फिर, नॉन पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर्स। ये सिर्फ सी आउट के साथ हम यूज करते हैं, इनको कोई पैरामीटर नहीं देते, बल्कि सी आउट के साथ हम इनको यूज करते हैं। हम कोई एक नंबर देते हैं, कोई एक वैल्यू देते हैं, और हम अपना ये नॉन पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर ये हम बताते हैं, तो उस नंबर की जो रिप्रेजेंटेशन है, जो आउटपुट पर जानी है, वो फिर उसी के हिसाब से हो जाती है। तो दीज आर नॉन पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर्स। 17 है, इफ वी डू नॉट मेंशन एनी रिटर्न वैल्यू टाइप और रिटर्न टाइप विद फंक्शन। अगर आपने कोई फंक्शन लिखा है और उसके आपको पता है फंक्शन लिखते हुए सबसे पहले आप क्या करते हैं, रिटर्न टाइप, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखते हैं, तो टाइप पहले आती है। तो जो अगर आप फॉर एग्जांपल आपने टाइप पहले लिखी और फिर आप उसके बाद क्या करते हैं जी, उसके बाद आप क्या लिखते हैं, फंक्शन का जो भी आपने नाम रखना होता है वो नेम लिखते हैं, और उसके बाद फिर पैरामीटर्स की आप जो है वो लिस्ट डालते हैं, 1 2 3 जितने भी आपने देने थे। मैंने 1 2 लिख दिया, लेकिन इससे मुराद पैरामीटर है। तो ये वो कह रहा है कि अगर आप ये वाली फंक्शन की टाइप नहीं देते, फंक्शन लिखते हुए कोई भी टाइप नहीं देते, डू नॉट मेंशन, कोई भी टाइप मेंशन नहीं करते, तो ऑटोमेटिकली इसकी टाइप क्या हो सकती है, या कंपाइलर क्या बना देगा, इंटीजर, वॉइड, फ्लोट या डबल। तो आपको पता है बाय डेफिनेशन किसी ऐसे फंक्शन की जिसकी रिटर्निंग टाइप हमने ना लिखी हो, तो वो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर क्या कर देता है, उसको इंटीजर कर देता है। यानी ऐसा फंक्शन जिसकी रिटर्निंग टाइप मैंने और आपने मेंशन नहीं की हुई, तो कंपाइलर उस फंक्शन की रिटर्निंग टाइप इंटीजर बाय डिफॉल्ट सेट कर देता है। 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू अबाउट द न्यू ऑपरेटर। एक तो ये देखनी है कि कौन सी ऑप्शन ट्रू है, और देखना है कि न्यू ऑपरेटर के लिए, और न्यू ऑपरेटर आपको पता है क्या करता है, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करता है। तो हम कह रहे थे कि जी कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है फॉर द केस ऑफ न्यू ऑपरेटर। न्यू ऑपरेटर डिटरमिन्स द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जहरी बात है, देखें उसको साइज सही होता है, उसने जाके मेमोरी एलोकेट करनी है आपके लिए, तो इसका मतलब है ये ऑप्शन तो ठीक है पहली वाली। तो एलोकेट्स मेमोरी फॉर एन ऑब्जेक्ट, ये बिल्कुल ऐसे ही करता है, मेमोरी एलोकेट करता है जब साइज ले लेता है। अगला काम ये करता है, और तीसरा काम क्या करता है, रिटर्न पॉइंटर टू द वैलिड टाइप। बिल्कुल ठीक है, ये कोई एक वैलिड टाइप का पॉइंटर भी रिटर्न करता है जब आप मेमोरी एलोकेट करवा लेते हैं, इसे ये कर लेता है, ये दोनों काम ठीक लग रहे हैं। क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट एंड कॉल्स द कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। ये भी हमें पता है कि जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उसका कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाता है और ये करवा देता है। ये तो फिर इन्होंने क्या किया है, हमें न्यू की डेफिनेशन ही दे दी है, या फिर हमारी डेफिनेशन यहाँ से बिल्कुल सारी निकल रही है कि ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट 19 है, ऑटोमेटिक वेरिएबल्स आर क्रिएटेड ऑन। देखिए सबसे पहली बात आपने देखी कि आपके ऑटोमेटिक वेरिएबल्स कौन से होते हैं, वो वेरिएबल्स जो आप और मैं डिक्लेयर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा INTA, तो INTA क्या है, हमारा एक ऑटोमेटिक वेरिएबल है, ये क्रिएट हो गया। और ये सारे वेरिएबल हमारे कहाँ क्रिएट होते हैं, स्टैक के ऊपर, हीप के ऊपर। हमने कहा कि डायनेमिक मेमोरी जो है जब एलोकेट करते हैं तब होती है। फ्री स्टोर भी उसका दूसरा नाम है, और स्टैटिक स्टोरेज तो है, इज नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर
सी लैंग्वेज, इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, इसमें तो स्टैटिक स्टोरेज का कोई सवाल नहीं है, कोई बात नहीं है। तो इसलिए ऑटोमेटिक वेरिएबल जो है वो क्रिएट भी स्टैक पे होते हैं और यूज भी स्टैक के ऊपर होते हैं, और जैसे ही फॉर एग्जांपल अगर इनका स्कोप खत्म हुआ तो ये खुद ही डिलीट हो जाते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है ऑटोमेटिक वेरिएबल। 20 है द मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास ऑक्यूपाई डैश रीजन इन द मेमोरी फॉर डैश द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास। दो चीजें पूछी नहीं है कि जो मेंबर फंक्शन है आपकी क्लास के, मेथड्स हैं आपकी क्लास के, अपनी क्लास में लिखा हुआ है प्रिंट, गेट, पोस्ट, ऐड, सर्च, फाइंड, ये सारे मेथड्स आपके मिसाल के तौर पे, तो ये मेमोरी में किस जगह किस रीजन में जब जाते हैं तो वो कौन सी जगह है, और ये इनका ऑब्जेक्ट्स, इन फंक्शंस का ऑब्जेक्ट्स के, ये जो क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ क्या रिलेशनशिप है। तो पहली ऑप्शन, ये दो चीजें पूछी नहीं है। पहली ऑप्शन में उन्होंने कहा कि ये सारे मेंबर जो हैं ये सेपरेट मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं, और ये सेपरेट मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है, फॉर ईच ऑब्जेक्ट। नहीं, ऐसा नहीं है, बाय डेफिनेशन ऐसा गलत है, ठीक है। बाय डेफिनेशन ये है कि आप एक दफा फंक्शन लिखते हैं, देखिए अगेन एक कोड यूजेबिलिटी उस वक्त होगी जब आप एक दफा फंक्शन लिख देंगे और सारे ऑब्जेक्ट्स उनको यूज करते रहेंगे, और बार बार यूज करने हैं तब भी कर सकते हैं। एक फंक्शन को मल्टीपल टाइम यूज करना है तब भी एक दफा लिखा गया, और एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स ने यूज करना है तब भी लिखा गया। लेकिन क्या हर ऑब्जेक्ट के लिए वो अलग रखे जाते हैं, यानी 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, 4 फंक्शंस हैं, तो एक ऑब्जेक्ट के लिए 4 फंक्शन किसी एक जगह पड़े हुए, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। ये कि जो मेंबर फंक्शन है बाय डेफिनेशन क्या करते हैं, एक कॉमन जगह पे पड़े होते हैं, यानी मेमोरी में कोई एक रीजन, वहां 5, 6, 7 फंक्शंस आपने लिख लिए, वहां उन फंक्शंस ने वो वाली स्पेस ऑक्यूपाई कर ली, तो वो वहीं पड़े रहेंगे। और कोई भी ऑब्जेक्ट, एक या 100 ऑब्जेक्ट क्लास का बनाएंगे, वो उसी मेमोरी में उन्हीं फंक्शंस को ही बार बार एक्सेस करता रहेगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारी डेफिनेशन के हिसाब से बिल्कुल ठीक है कि एक क्लास के जितने भी मेंबर फंक्शंस होंगे वो मेमोरी में कॉमन रीजन लेंगे, एक ही जगह पे पड़े होंगे, और दूसरा जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम बनाएंगे क्लास के वो सारे वही वाले फंक्शंस यूज करेंगे, ठीक है। द मेंबर फंक्शंस ऑफ अ क्लास ऑक्यूपाई कॉमन रीजन इन द मेमोरी फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास। जितने भी क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे वही मेमोरी में जो पड़े हुए फंक्शन है, एक बार आपने लिखे हुए वही कॉल होंगे, वही यूज होंगे। कंटिन्यूअस मेमोरी जो है वो एक के केस में होती है, ये फंक्शन आगे पीछे हो सकते हैं, एक फंक्शन एक ब्लॉक में और थोड़ी स्पेस चार्ट में, लेकिन वो एक बड़ा सा रीजन आप कह सकते हैं, और डिफरेंट स्पेसेस फॉर ऑल ये भी नहीं हो सकता। 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हाइल ओवरलोडिंग ऑपरेटर। तो ओवरलोडिंग जब हम कर रहे होते हैं तो उसमें क्या चीज है, ये भी अगेन ओवरलोडिंग की जो कुछ रूल्स हैं वो अगर आपको याद होंगे तो उसमें बहुत एक सिंपल सा रूल है हमारा कि हम नए ऑपरेटर्स क्रिएट नहीं कर सकते, और वो यहाँ देखिए तो आपकी ऑप्शन सी है कि व्हाइल ओवरलोडिंग ऑपरेटर्स या while we are doing overloading of the operators, we cannot create new operators या new operators cannot be created। तो definition से related question है, थर्ड ऑप्शन आपकी करेक्ट है। 22 है the first parameter of the overloading stream insertion operator is dash while the second। तो अगेन ये फिर स्ट्रीम इंसर्शन जो ऑपरेटर है उसकी डिक्लेरेशन है, जो भी उसका फंक्शन है उसकी डिक्लेरेशन है, उसका ओवरलोड जो फंक्शन है। तो आपको पता है बाय डेफिनेशन, हमने लास्ट पूल में भी इसके ऊपर 3-4 क्वेश्चंस किए थे कि स्ट्रीम इंसर्शन के केस में जो 2 ऑपरेंड आपने देने हैं, इनफैक्ट या पैरामीटर आपने देने हैं, उसमें जो लेफ्ट साइड का जो पहला ऑपरेंड होता है ना वो आपका, वो हमेशा आपकी आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट होता है पहला। तो यहाँ देखिए स्ट्रीम इंसर्शन है यानी सी आउट है, तो इनपुट स्ट्रीम ये भी गया और दूसरा इनपुट स्ट्रीम ये फोर्थ ऑप्शन में, तो ये दोनों तो निकल गए। तो यहाँ इसमें देखिएगा वो 2 ही ऑप्शन रह गए। लेफ्ट साइड पे आपका जो पहला ऑपरेंड है क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, नहीं आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट होगा, जी बिल्कुल आउटपुट स्ट्रीम का होगा। तो ये थर्ड ऑप्शन जो है वो आपकी करेक्ट है। 23 है the static data members of the class are declared dash the class and typically initialized dash of the class। स्टैटिक डेटा मेंबर्स आपको पता है, कोई स्टैटिक वेरिएबल आप किसी क्लास में डिक्लेयर करना चाहते हैं कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या है स्टैटिक डेटा मेंबर्स की कि आप उनको क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं जबकि क्लास से बाहर आप इनिशियलाइज करते हैं। टिपिकली यही कन्वेंशन है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अलाउ नहीं कहा, अलाउ तो एक और तरीका भी हो सकता है, बट टिपिकली यही कन्वेंशन है, कॉमन भी यही है कि आप उसको डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर कहाँ करेंगे? इनसाइड। इसका मतलब ये है कि ये वाली ऑप्शन भी गलत होगी आपकी, ये भी गलत होगी, यानी यहाँ के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो डिक्लेयर्ड इनसाइड तो ये फर्स्ट और थर्ड में आ रहा है। डिक्लेयर कर लिया हमने इनसाइड, क्या इनिशियलाइज भी इनसाइड कर रहे हैं? नहीं, ये ऑप्शन पे गलत हो। इनिशियलाइज कहाँ कर रहे हैं? आउटसाइड। तो ये इनसाइड डिक्लेयर है पहला, ये यहाँ पे इनसाइड आएगा, और इनिशियलाइज आउटसाइड सेकंड। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन आपकी करेक्ट है। स्टैटिक डेटा मेंबर्स या स्टैटिक वेरिएबल्स की क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से या उसके कॉन्टेक्स्ट में इसकी डेफिनेशन है ये कि वो क्लास के अंदर डिक्लेयर होंगे, इनिशियलाइज क्लास से बाहर होंगे।
24 and C++ that should only be used for deallocating the memory allocated using the new operator. यानी क्या चीज़ है जो आपको उस वक्त यूज़ करनी है जब आपने मेमोरी डीएलोकेट करनी है, जब पहले मेमोरी आपने न्यू से एलोकेट कर ली है, और कौन सा फंक्शन या कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे जब आप मेमोरी डीएलोकेट करेंगे जो आपने मैलेक कैलेक से या वीएलएक्स से करवाई हुई है। इसका मतलब ये है कि एक तो आपने मेमोरी क्रिएट करवाई हुई है न्यू के कीवर्ड से, इसको आपने डिलीट करना है तो कौन सा आपने ऑपरेटर यूज करना है, और दूसरी आपने इन तीनों से करवाई हुई है यानी मैलेक से। I'm using mouse to just to give you an idea. ओके तो न्यू के केस में जो हम पहले करते हैं मेमोरी, आपको पता है वो फ्री किससे करते हैं, डिलीट से। रिमूव नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। डिलीट, इसका मतलब है ये ऑप्शन ठीक है, ये ठीक है, ये ऑप्शन भी नहीं आती किसके साथ, न्यू के साथ। तो ये दो ऑप्शंस आपके पास रह गई। अच्छा अब दोबारा देखते हैं, तो ये इसका मतलब है न्यू के केस में पहले यहाँ पे डिलीट आ गया। अब आगे देखिए, मैलेक और कैलेक वगैरह पे जब आप मेमोरी यूज करते हैं और उसके बाद फिर आप क्या कीवर्ड यूज करते हैं, फ्री का, तो इसका मतलब ये रिलीज वाले भी गलत होगी बात। तो ये फ्री वाली ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि न्यू के केस में हम क्या कर रहे होंगे जी, डिलीट, और मैलेक कैलेक वगैरह के केस में हम मेमोरी किससे स्पेयर करेंगे, फ्री के कीवर्ड में। तो ऑप्शन सी जो है वो आपकी करेक्ट ऑप्शन है। 25 है, द स्टैटिक वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड द फंक्शन कैन बी इनिशियलाइज्ड। देखें सबसे पहले जो स्टैटिक वेरिएबल की डेफिनेशन है ना वो हमें देखनी पड़ेगी, और वो ये कहती है स्टैटिक वेरिएबल का जो लाइफ स्पैन है या जो उसका स्कोप है वो पूरे प्रोग्राम की लाइफ स्पैन के ऊपर डिपेंड करता है, या पूरे प्रोग्राम जितना होता है। अच्छा यहाँ जो बात की गई है वो दो चीज़ें आपने देखनी है, हमको मद्देनजर रखना है आपने। एक तो ये कहा गया है कि एक स्टैटिक वेरिएबल है, ये तो हमें ठीक है पता चल गया। दूसरा कहा गया ये इनसाइड द फंक्शन है, यानी किसी एक फंक्शन के अंदर ये स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है। कोई एक फंक्शन हो सकता है, F1 आप उसको कर लीजिए, उसके अंदर कहीं स्टैटिक इंटीजर a डिक्लेयर हुआ मिसाल के तौर। अच्छा प्रोग्राम के अंदर आपने उसको कॉल किया, उस फंक्शन को कॉल किया, तो a=1 जो है वो इनिशियलाइज हो गया। पहली स्टेटमेंट आपकी ये कह रही है कि एवरी टाइम द फंक्शन इज कॉल्ड, आपने स्टैटिक एक बार इनिशियलाइज करवा दिया, उसके बाद आपने कोई चीज़ें कंप्यूट की हैं और ए में कोई वैल्यू आप 15-20 कोई वैल्यू उसकी आपने कंप्यूट कर ली हुई है, वो कहीं कोई वैल्यू उसकी बन गई हुई है, कहीं जाके आपने दोबारा फंक्शन पर कॉल किया। तो क्या इसका मतलब ये है कि एवरी टाइम द फंक्शन इज कॉल्ड तो दोबारा जाके स्टैटिक इनिशियलाइज दोबारा 0 से हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सेकंड देखिए, ओनली वंस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, बिल्कुल ये बात ठीक है। स्टैटिक की डेफिनेशन भी यही है कि आप स्टैटिक का जो लाइफ स्पैन उसमें सिर्फ एक बार आप स्टैटिक को इनिशियलाइज करवा देते हैं, उसके बाद चाहे आपने फंक्शन वो कॉल किया और उस फंक्शन के अंदर इनिशियलाइजेशन दोबारा लिखी हुई स्टेटमेंट हुई जो पहली बार एग्जीक्यूट हुई है, स्टैटिक वेरिएबल है इसलिए कंपाइलर उसको दोबारा इनिशियलाइज नहीं करवाएगा। आप ये कह सकते हैं आसानी के लिए कि वो जो फंक्शन के अंदर आते ही पहली स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, अब वो जब दूसरी बार फंक्शन कॉल होगा तो वो इग्नोर हो जाएगी, और ए की वैल्यू अगर पहले 20 थी तो बाकी कंप्यूटेशन होगी और ए की वैल्यू 20 ही यूज की जाएगी। थर्ड जो है फॉर मैनी टाइम्स इन द प्रोग्राम, बिल्कुल नहीं हो सकती, एक ही बार है। और फोर्थ है कंपाइल टाइम ऑफ द प्रोग्राम, तो असल में तो ये एक ही दफ़ा पूरे प्रोग्राम में उसकी वैल्यू इनिशियलाइज होगी जो कि हमारा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, तो ये भी इट्स मोर लाइक ए डेफिनेशन क्वेश्चन, बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस के जो स्टैटिक वेरिएबल्स के बारे में हैं, ये आपको जानने हैं और आपको ज़हन में भी रखने हैं। ठीक है, तो बी इज आर करेक्ट ऑप्शन, ओनली वंस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 26 है, तो व्हेन ए वेरिएबल इज डिफाइंड एज ए स्टैटिक इनसाइड द क्लास, कि जब हम क्लास में एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं स्टैटिक, a separate copy of this variable is created for each object। इसका मतलब ये है कि हर क्लास के अंदर एक स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन कर लिया आपने, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट की क्लास है और आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट करने हैं इसलिए आपने स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। तो अब क्या होगा, क्या जब भी हम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे स्टूडेंट क्लास का, तो क्या एक ये स्टैटिक वेरिएबल नया क्रिएट होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, डेफिनेशन ऐसा नहीं कहती। ओनली वन कॉपी ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड फॉर ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, ये बिल्कुल ठीक है, डेफिनेशन भी यही कहती है। स्टैटिक ऑब्जेक्ट ए क्रिएट होगा उस क्लास के लिए, और जितने ऑब्जेक्ट, बेसिकली क्या होगा, उस क्लास का एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होगा तो क्लास के सारे ऑब्जेक्ट्स चाहे वो 200 हो चाहे 2000 हो, वो एक ही स्टैटिक वेरिएबल को शेयर करेंगे। ठीक है, उसको यूज कर सकते हैं और करते हैं, तो ये डेफिनेशन भी है। हाउ डू यू डिफाइन ए मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास, कि क्लास के बाहर आपने कोई मेंबर फंक्शन डिफाइन करना है तो आप कैसे कर सकते हैं? ये देखिए, फंक्शन कौन सा है, मेंबर है, इट्स नॉट फ्रेंड, क्लास का अपना है लेकिन आप क्लास से बाहर कर रहे हैं,
यानी क्लास में आपने प्रोटोटाइप लिख दी, उसके बाद आपने क्लास की जो राइट करली ब्रैकेट में क्लोज करके साथ ही सेमीकोलन डाल दिया, तो क्लास की डेफिनेशन आपने ख़त्म कर दी। अब आप क्लास से बाहर हैं और आप चाहते हैं कि आप उसकी डेफिनेशन वहाँ आके लिखें। तो डेफिनेशन में आपको पता है फंक्शन की डेफिनेशन है, तो सबसे पहले रिटर्न टाइप ठीक है। क्लास का आपको नाम लिख देना पड़ेगा, क्योंकि आपके एक प्रोग्राम में 4-5 क्लासेस भी हो सकती हैं। तो आपने क्लास का नाम दिया, बिल्कुल ठीक है, फंक्शन का नाम दिया और पैरामीटर्स दिए, और तो ये पहली ऑप्शन ठीक है, लग रही है हमें ठीक है। सेकंड देखते हैं, क्लास का नेम पहले आ गया, नहीं क्लास का नेम पहले नहीं आएगा, फंक्शन है तो उसकी रिटर्न टाइप पहले आएगी, रिटर्न टाइप भी पहले आ गई, फंक्शन नेम बाद में आया, क्लास बाद में चलेगी, नहीं ऐसा नहीं। आपको इस ऑपरेटर से पहले यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, क्लास का बताना पड़ेगा कि किस क्लास का ये फंक्शन है। तो क्लास पहले आनी चाहिए, फंक्शन बाद में, भी गलत है। और क्लास नेम पहले आ गई, फंक्शन की रिटर्न टाइप पहले नहीं चाहिए, तो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है। 28. The destructor of all objects that exist in the program will automatically called when. अच्छा, प्रोग्राम के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सब के डिस्ट्रक्टर्स कब कॉल होंगे, उन सारे ऑब्जेक्ट्स के जो प्रोग्राम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो जब मेमोरी एलोकेट की जाएगी एक एक ऑब्जेक्ट के लिए, तो मेमोरी एलोकेट जब हम करते हैं तो डिस्ट्रक्टर कॉल तो नहीं होता। ऑब्जेक्ट्स आर यूज इनसाइड अ फंक्शन, यानी कई ऑब्जेक्ट आपने किसी फंक्शन को पास किया तब भी डिस्ट्रक्टर तो कॉल नहीं होता। अरे ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर्ड, यानी जब आप अरे डिक्लेयर करते हैं ऑब्जेक्ट की तब डिस्ट्रक्टर कॉल होता है, नहीं तब भी नहीं होता। द प्रोग्राम इज टर्मिनेटर, यस दैट इज राइट। या तो आप एक्सप्लिसिटली डिलीट करें तो डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, या जब आपका प्रोग्राम खत्म होता है और आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं ड्यूरिंग प्रोग्राम, तो वो प्रोग्राम के टर्मिनेट होने के साथ ही डिस्ट्रक्टर्स कॉल होते हैं और वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। 29. When overloading new and delete operators we should be careful, कि हमने दो ऑपरेटर्स जो हैं वो ओवरलोड करने हैं, न्यू और डिलीट का, किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो पहली स्टेटमेंट है दे शुड बी ओवरलोडेड फॉर स्पेसिफिक टाइप्स, नॉट ओवरलोडेड ग्लोबली। जी बिल्कुल ठीक लग रही है बात कि आपके जो न्यू और डिलीट के ऑपरेटर्स हैं आप उनको अपनी किसी टाइप के लिए ओवरलोड कर लें। अगर आप ग्लोबली करेंगे तो फिर बाकियों के लिए भी वो क्या होगा, एम्बिग्विटी, प्रॉब्लम, अनप्रेडिक्टेड बिहेवियर हो सकता है। सेकंड देख लेते हैं, बोथ ऑफ दीज ऑपरेटर्स शुड नॉट बी ओवरलोडेड इन सेम प्रोग्राम। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप स्ट्रीम इंसर्शन एक्सट्रैक्शन में किसी एक को कर लें, दोनों को कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी एक ऑपरेटर को प्रोग्राम में कर लें, लैंग्वेज आपको अलाउ करती है, उससे लैंग्वेज का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कि आप एक वक्त में दो ऑपरेटर ओवरलोड नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन ठीक नहीं है। वी शुड नेवर ओवरलोड ईदर ऑफ दीज, इनमें से कोई भी एक ऑपरेटर आपको ओवरलोड नहीं करना चाहिए, नहीं ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, लैंग्वेज की कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फोर्थ है दे शुड नॉट ओवरलोड फॉर स्पेसिफिक टाइप, शुड बी ओवरलोड ग्लोबली, नहीं यही तो हम इसे मना कर रहे हैं, इसे कह रहे हैं कि इसे अवॉइड करें कि आप उनको ग्लोबली ना करें, सिर्फ अपनी स्पेसिफिक टाइप के लिए कर लें। तो अगेन ऑप्शन करेक्ट जो है वो यहाँ पे 1 ही है, या फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। फ्रेंड क्लास ऑफ अदर क्लास गेट्स दैट एक्सेस टू, अच्छा जी, तो एक्सेस हमने देखनी है फ्रेंड क्लास की किसी दूसरी क्लास के साथ जिसने उसको फ्रेंड डिक्लेयर किया हुआ है। क्या उसको पार्शियल एक्सेस मिलती है, नहीं, इसका मतलब है पार्शियल तो नहीं मिलती। क्या उसको रीड ओनली एक्सेस मिलती है, नहीं। तो फ्रेंड क्लास को कंप्लीट एक्सेस मिलती है, लेकिन कंप्लीट डेटा मेंबर्स की मिलती है, नहीं। कंप्लीट किसकी मिलती है, डेटा मेंबर्स की भी और फंक्शन की। यानी एक क्लास ए है, एक क्लास बी है। क्लास ए कह रही है कि क्लास बी मेरी फ्रेंड है, तो क्लास बी जो है वो क्लास ए के सारे फंक्शंस को, सारे डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकती है, ठीक है। यही लैंग्वेज का बिहेवियर है, तो ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट है। ओके जी, 31 है द न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड विद डैश एंड प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो न्यू और डिलीट जो हैं वो अपने हमारे जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं उनके अलावा भी किसी के साथ यूज़ किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। लूप्स ये तो कंस्ट्रक्ट है, वेरिएबल या ऑब्जेक्ट्स तो नहीं है। स्ट्रक्चर्स एंड पॉइंटर्स, तो हमने इससे पहले भी एक MCQ में बात की थी, स्ट्रक्चर्स के साथ हम यूज़ करते हैं, लेकिन पॉइंटर्स के साथ जो है वो हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि पॉइंटर्स को हम क्रिएट नहीं करते, ठीक है। पॉइंटर्स हम डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद एड्रेसेस जो हैं वो हम लेते हैं किसी और ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स के या वेरिएबल्स के, तो ये सिर्फ उनको पॉइंट करते हैं। क्लासेस एंड स्ट्रक्चर्स ये बिल्कुल ठीक है, और कॉन्स्टेंट्स के साथ हम नहीं करते, यानी कॉन्स्टेंट्स के साथ डिलीट या न्यू कीवर्ड हम यूज़ नहीं करते, बल्कि कॉन्स्टेंट को तो हम कॉन्स्ट के कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं, वो चाहे वेरिएबल हो और चाहे कोई आपका ऑप्शन। 32 है कंसिडर अ स्टूडेंट स्ट्रक्चर देन द साइज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिक्लेरेशन इज और वैलिड। अच्छा, एक स्ट्रक्चर है स्टूडेंट नाम का, आपने इसको ज़हन में रखना है और फिर हमें देखना है कि कौन सी डिक्लेरेशन जो है वो वैलिड है।
तो हमारे पास पहली स्टेटमेंट है void, ये फंक्शन की रिटर्न टाइप है, ठीक है। माई फंक्शन या माई फंक के नाम से एक फंक्शन है, बिल्कुल ठीक है। कांस्टेंट डिक्लेयर किया हुआ है जी, अच्छा स्टूडेंट टाइप का एक पॉइंटर जा रहा है इसको, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉल बाय पॉइंटर। सेकंड देखिए void फंक्शन स्टूडेंट std, ये कॉल बाय वैल्यू है, आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ही पास कर दिया स्टूडेंट टाइप के, यानी इसको ऊपर हम कह रहे हैं स्टूडेंट स्ट्रक्चर है, तो इसलिए हमने ये टाइप दी हुई है, ये स्टूडेंट भी स्ट्रक्चर की टाइप है, ये भी इसकी टाइप। यहाँ ये पॉइंटर जा रहा है और यहाँ पे ये वाला ऑब्जेक्ट है। थर्ड है जी वाइड माई फंक्शन कांस्टेंट स्टूडेंट एम्परसेंट, अब यहाँ पे वही स्टूडेंट टाइप का ही यानी स्ट्रक्चर टाइप की ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट रेफरेंस जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस। तो इसका मतलब ये है कि ये कॉल बाय पॉइंटर है और ये कॉल बाय वैल्यू है सेकंड ऑप्शन में, और थर्ड जो है ये कॉल बाय रेफरेंस है। तो इसका मतलब ये है कि ये सारी डिक्लेरेशन जो है वो बिल्कुल ठीक है। 33 है इफ द कंस्ट्रक्टर हैज रिटर्न स्टेटमेंट इन इट्स बॉडी देन द कंपाइलर विल बी। देखिए हमने बाय डेफिनेशन ये कहा था कि कंस्ट्रक्टर की और डिस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, लैंग्वेज अलाउ नहीं करती, या आप समझ लीजिए स्टैंडर्ड ही है कि दे कैन नॉट हैव रिटर्न टाइप, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये कंपाइल टाइम के ऊपर ही आपको एरर मिल जाएगा कि जी सिंटैक्स एरर, वो आपको कह देगा कंपाइलर के चूंकि ये कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास है इसलिए इसकी रिटर्न टाइप नहीं दे सकते आप देने की कोशिश करेंगे तो कंपाइलर आपको सिंटैक्स एरर दे देगा। 34 है व्हाट इज द करेक्ट वे टू डिफाइन ए कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर आपको पता है उस वक्त आप यूज करते हैं जब आपके पास एक एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया होता है, वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्टिंग होता है और उस ऑब्जेक्ट्स के बिल्कुल आप क्लोन या आइडेंटिकल बनाना चाहते हैं, लेकिन जो दूसरा बनाते हैं वो उसकी सारी चीजें, सारे एट्रीब्यूट्स और उसकी मेमोरी सब जो है वो उससे पहले वाले से डिफरेंट होती है, डिस्टिंक्टिव होती है। तो ऐसी सूरत में आप क्या करते हैं, आप अपने एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट रेफरेंस पास करते हैं। तो बाय डेफिनेशन आप देखिए यहाँ पे पहले में कॉल बाय वैल्यू जा रही है, ऑब्जेक्ट वैसे ही आपने पास किया हुआ है, ये भी गलत है। सेकंड में आपने देखे कॉन्स का कीवर्ड आपको मिल रहा है जो कांस्टेंट है और एम्परसेंट का मिल रहा है ऑपरेटर या सिंबल, तो इसका मतलब है ये कांस्टेंट रेफरेंस भेज रहे हैं आप। थर्ड में सिर्फ कांस्टेंट नहीं है, आप पॉइंटर जो है वो आपने यूज़ किया हुआ है, और फोर्थ में आप रेफरेंस तो भेज रहे हैं लेकिन ये एम्परसेंट आपने बाद में लिखा हुआ है, यहाँ आना चाहिए था, ये भी ऑप्शन ठीक नहीं लग रही। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर की जो प्रोटोटाइप है वो क्या है जी, कि आप कांस्टेंट रेफरेंस भेजते हैं किसी भी एग्जिस्टिंग, इसका मतलब है ये जो एबीजी है ये कोई एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है। तो हम असल में यही तो एक तरह से चाह रहे हैं कि हमने किसी एग्जिस्टिंग को ही उसको दे के कहना है, जैसे इट्स काइंड ऑफ अ फोटो कॉपी, आपके पास कोई एग्जिस्ट करता होगा तो उसकी कॉपी करेंगे आप, जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है उसका प्रोटोटाइप हो गया कि यू सेंड अ कांस्टेंट रेफरेंस टू द फंक्शन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। 35 है द स्ट्रीम इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स ऑलवेज इम्प्लीमेंटेड, और ये भी डेफिनेशन है। तो स्ट्रीम इंसर्शन और स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट आपने करने हैं और आम तौर पे कि नॉन मेंबर फंक्शंस के तौर पे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। अगर आप इनको एज ए मेंबर फंक्शन आप करते हैं ना ओवरलोड, तो आपको जो पहला ऑपरेंड है ना लेफ्ट साइड का, वो आपको स्ट्रीम यानी आई स्ट्रीम हो या ओ स्ट्रीम हो, यानी इंसर्शन की स्ट्रीम हो या एक्सट्रैक्शन की हो, इन दोनों में से कोई भी हो, तो लेफ्ट साइड पे आपका क्या होता है, यानी जो पहला ऑपरेंड होता है वो आपकी स्ट्रीम्स का ऑब्जेक्ट होता है, और अगर वो स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है लेफ्ट साइड का पहला, तो आप मेंबर फंक्शंस के केस में उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर आप इनको ओवरलोड कर रहे हैं नॉन मेंबर फंक्शंस पे, तो वो आप तब ऐसा कर सकते हैं। 36 है अ कंस्ट्रक्टर विल क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट विद फुल कॉपी ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। तो इसमें आपने ये याद रखना है कि फुल कॉपी हो रही है, यानी डेटा आइटम्स या डेटा मेंबर्स भी उस दूसरे ऑब्जेक्ट के जो बन रहा है उसके अपने हैं, उसकी मेमोरी भी अपनी है। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि डीप कॉपी की क्या ये डेफिनेशन है कि आप एक ऑब्जेक्ट को लेते हैं, उससे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और जो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है उसकी अपनी मेमोरी लोकेशन है, उसके अपने डेटा आइटम्स हैं, अपने उसकी यानी सारी चीज़ें उसको अलग से एलोकेट हुई हैं, शेयर्ड नहीं है। तो ये क्या डीप कॉपी है। 37 है सपोज वी हैव अ क्लास स्ट्रिंग एंड अ बफर इज वन ऑफ द डेटा मेंबर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू वाइल कॉलिंग द बफर। हमने इस ऑब्जेक्ट को कॉल करनी है, बफर को, जो कि स्ट्रिंग क्लास का है, तो हमें देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो गिवन है वो ट्रू है। तो आप सिंपली उसका नाम लिख लें, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ये तो ठीक हुआ स्टेटमेंट। आप दिस
एरो साइन या एरो ऑपरेटर बफर कर सकते हैं? जी बिल्कुल ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि इस दिस से मुराद क्या होगा कि जो भी करंट आपने स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, जैसे str1 बनाया हुआ, तो str1 यहाँ जब कॉल होगा तो इसका मतलब ये होगा str1 का बफर। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। आप दिस पॉइंटर भी यूज़ कर सकते हैं, दिस का कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। दिस पॉइंटर आपने पढ़ा था, तो दिस पॉइंटर डॉट इस स्ट्रिंग क्लास का जो ऑब्जेक्ट बफर है इसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो यूँ इसका मतलब ये है कि ये जो तीनों गिवन ऑप्शंस हैं हमारी, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों ट्रू हैं। तो हम फिर कह सकते हैं कि ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस, ये जो हमारी सारी ऊपर गिवन ऑप्शंस है वो सारी बिल्कुल ठीक है। हम इन तीनों तरीकों से इस स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट बफर को रेफर कर सकते हैं, जिस भी ऑब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे हमने उसको लिखा हुआ होगा। इफ वी राइट स्टेटमेंट as s2 is equal to s1 then dash will be calling object। अब ये एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसको आपने ज़हन में रखना है। दो ऑब्जेक्ट हैं, एक s1 है और एक s2 है। तो एक कॉलिंग ऑब्जेक्ट है और एक कॉल्ड ऑब्जेक्ट है, जो कि क्या है, एक्चुअली एक आर्गुमेंट के तौर पे पास किया जा रहा है। तो इट कैन बी इधर s1 और s2। नहीं, असाइनमेंट ऑपरेटर में ऐसा नहीं होता कि इज इक्वल टू बी लिखें तो उसका मतलब है चाहे ए की वैल्यू बी में चली जाए, चाहे बी की वैल्यू में चली जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। एक प्रोसेस, एक तरीका है, एक मैकेनिज्म है। सेकंड ऑप्शन है जी कि S1 विल बी कॉलिंग ऑब्जेक्ट। S1 कॉलिंग कैसे हुआ? S1 तो राइट साइड पे लिखा हुआ है, नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। थर्ड देखते हैं जी, S2 इज अ कॉलिंग ऑब्जेक्ट, क्योंकि इज इक्वल टू को लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, बिल्कुल यही कॉल कर रहा है। एंड S1 विल बी पास्ड एज ए आर्ग्यूमेंट, ये बिल्कुल ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। इन दिस केस S2 इज ए कॉलिंग ऑब्जेक्ट, ये कॉल कर रहा है इनफैक्ट, और S1 जो है वो पास किया जा रहा है एज एन आर्ग्यूमेंट। और यू कैन नॉट कॉल इन दिस फैशन, नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लैंग्वेज का सिंटैक्स बिल्कुल ठीक है। तो S2 जो है वो कॉलिंग ऑब्जेक्ट हुआ, एंड थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस वे, एंड S1 विल बी पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट। 39 है, द टेम्पलेट्स प्रोवाइड अ वे ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग डैश इंफॉर्मेशन। देखिए, टेम्पलेट्स में आपको अच्छी तरह पता है कि चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट कर देती हैं। आपको नहीं पता आगे आपने बिल्ट इन डेटा टाइप्स के साथ काम करना है, आपने अपने ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करना है, तो इट कुड बी एनीथिंग। तो आप क्या करते हैं कि हाई लेवल के ऊपर जाके, इन अदर वर्ड्स अ मोर काइंड ऑफ टर्म जो है इज जेनेरिक। तो आप एक जेनेरिक सा जो है ना वो फार्मूला लिख लेते हैं, मैकेनिज्म बना लेते हैं, और उसके बाद फिर अगेन नीचे आपको नहीं पता कि वो क्या किस टाइप का आ रहा है डेटा। तो मैं बार बार टाइप का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप में से जो लोग अगर पहले इसको कंफ्यूज भी थे, तो टाइप इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो टेम्पलेट्स आपकी इस टाइप को एब्स्ट्रैक्ट कर देती हैं। वो कहती हैं ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन मतलब आप उनको जेनेरिक कर लीजिए। तो टेम्पलेट्स मेकिंग थिंग्स जेनेरिक, और उसके बाद अब आप उन टेम्पलेट्स को किसी भी टाइप के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो एक्चुअली टाइप्स जो है वो जेनेरिक हो रही हैं। वी आर एक्चुअली गेटिंग इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप्स, कि हम टाइप के साथ जो है वो इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। हमें डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है कि अब एक फंक्शन है इसने इंटीजर टाइप के साथ ही चलना है, तो ये फ्लोट के साथ नहीं चल सकता, कैरेक्टर के साथ नहीं चल सकता। तो हम टाइप से इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। तो वो जो टाइप से इंडिपेंडेंट होना है वो एब्स्ट्रैक्शन या एब्स्ट्रैक्टिंग का आप समझ लीजिए प्रोसेस है। और टेम्पलेट्स एब्स्ट्रैक्ट ही करती हैं, लेकिन किसको? टाइप को, बाय मेकिंग थिंग्स जेनेरिक। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। विद टेम्पलेट फंक्शंस द कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स डैश एंड जनरेट्स डैश यूजिंग पासिंग डेटा। तो हमारे पास एक टेम्पलेट फंक्शन है एक, तो इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। कंपाइलर ने कुछ काम करना है और ये काम कंपाइलर करेगा ऑटोमेटिकली, लेकिन वो क्या डिटेक्ट करेगा? इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, कंपाइलर चेक करता है जी पैरामीटर और न्यू कॉपी ऑफ द फंक्शन जो है वो जनरेट करता है। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। यानी डेफिनेशन ये कहती है कि जब आप जेनेरिक टाइप क्रिएट कर लेते हैं, यानी टेम्पलेट फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, तो जब आप उन फंक्शंस में कोई डेटा पास करते हैं तो कंपाइलर पैरामीटर चेक करता है कि आपने जो पैरामीटर भेजे हैं वो बेसिकली क्या भेजे हैं। तो वो डिटेक्ट करने के बाद फिर ये देखता है कि इंटीजर हैं, तो मैंने इस टेम्पलेट फंक्शन की एक इंटीजर की कॉपी बनानी है। तो वो जो था ना TA और TB, तो वो अब क्या बना देगा? इंटीजर A और इंटीजर B। और बाकी सारे फंक्शन में जहाँ T हमने यूज़ किया होगा जेनेरिक करने के लिए, उस टेम्पलेट फंक्शन में कंपाइलर अब उस T को क्या बनाता जाएगा? INT, और एक नई कॉपी बनेगी। इसी तरह अगली बार इसी टेम्पलेट फंक्शन को फ्लोट डेटा पास होता है, तो वो चेक करेगा कि जो पैरामीटर्स आए हुए हैं वो फ्लोट टाइप के हैं। उस टेम्पलेट फंक्शन की एक नई कॉपी जनरेट होगी, और जहाँ पे T है वहाँ पे आप फ्लोट यूज़ होता जाएगा, फ्लोट A, फ्लोट B एंड इसी तरह से। ठीक है, तो ये थे हमारे 40 क्वेश्चंस।
ठीक है, आप लोग काफ़ी थक गए होंगे। चलें, अब नेक्स्ट जी हमने पूल 1 कर लिया, पूल 2 आज अपना कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब नेक्स्ट हमारे पास पूल 3 है, और पूल 3 में भी अगेन 40 क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। और हमारा टारगेट था कि हम आपके लिए एटलीस्ट 120 क्वेश्चंस दें। आपने अगर ये क्वेश्चंस एतमाद से कर लिए हैं, आप कॉन्फिडेंट है कि आप इनमें से कोई क्वेश्चन भी आप आराम से क्वेश्चन की आंसर पिक कर सकते हैं, यू कैन डू दैट। तो स्टे ट्यून्ड, बहुत जल्द हम इंशाल्लाह आपके लिए 40 क्वेश्चंस का जो नया पूल है वो आपके साथ शेयर कर रहे होंगे, ताकि आपकी जो कामयाबी है उसको इंश्योर किया जा सके। लास्टली थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपने अगर ये दोनों पूल्स देख लिए हैं, अच्छी तरह से उनको हल भी कर लिया है, और जो तीसरा पूल हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं 120 क्वेश्चंस आपके पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। अगर ये आपने 120 क्वेश्चंस खुद अटेम्प्ट कर लिए तो यकीन रखिएगा इंशाल्लाह यू विल बी गेटिंग 100% इन योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेक्शन। और इन केस अगर आपको महसूस होता है कि शायद जो 2 पूल्स अभी हमने देखे हैं वो उनमें प्रोफिशिएंसी नहीं हो रही आपकी, या थोड़े से कुछ एरियाज आइडेंटिफाई अपनी जो की हैं वो वीक हैं, कोई मसला नहीं है। आप कंटेंट रेडी कीजिए, दोबारा फिर वीडियो को चलाइए, एक दफ़ा फिर क्वेश्चंस को रिव्यू कीजिए, नेक्स्ट टाइम आप पास करके खुद हल कीजिए, एंड देन क्वेश्चंस को टैली कीजिए। और जब आपकी 99% एक्यूरेसी आ जाए तब आप मेक श्योर कीजिए कि अब आप 33 आउट ऑफ 33 इंशाल्लाह ले रहे होंगे। क्वेश्चंस तो आप पूरे 40 अटेम्प्ट कीजिएगा और यही आपका टारगेट भी होना चाहिए, लेकिन पॉइंट्स, ग्रेड या मार्क्स के लिहाज से यू जस्ट बी टारगेटिंग 33 आउट ऑफ 33। तो स्टे ट्यून्ड फॉर पूल नंबर 3। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अब आपसे पूल 3 में बात होती है। गुड लक फॉर योर एग्जाम, टेक केयर, लेट्स कनेक्ट इन आवर पूल 3 देन। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।